चलिए थोड़ा सा रिवीजन पहले पिछले जब हम लोग ने देखे उसका। जनाब इधर ध्यान दो। तो ध्यान दीजिए सब लोग इधर। हम लोग ने अब तक क्या क्या देखा। हम लोग ने स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो कंसेप्ट था जब किसी बॉडी को आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो और बॉडी उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करती है और अपने ओरिजिनल शेप और साइज गेम में आप वापस आ जाती जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होता है। इस कंसेप्ट को लगाया और नाम दिया गया था इलास्टिसिटी, और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उसे कहा गया था इलास्टिक मटेरियल। फिर आया था प्लास्टिसिटी। जब किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं वो बॉडी ज़रा सा भी उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज नहीं करती और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद उसी पोजीशन, उसी साइज, उसी सिचुएशन में मेंटेन रहती है। तो हम लोग कहते हैं ये ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, प्लास्टिक बॉडी, और प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। फिर हम लोग ने देखा था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा था हम लोग ने। हाँ, वो मॉलिक्यूलर बिहेवियर छोड़ दो उसका। तो हम लोग मेन जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है वही देख रहे हैं अभी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोग ने देखे थे। तो स्ट्रेस में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग जब बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, है ना, तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसके वजह से उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। मगर रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना मुश्किल है तो हम लोग उसकी जगह डिफॉर्मिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे भी आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। ओके, एसआई यूनिट स्ट्रेस का था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन m1 l-1 t-2, सारे के सारे स्ट्रेस, हाँ, उनका सेम एसआई यूनिट और डायमेंशन रहेगा, चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो, वॉल्यूम स्ट्रेस हो या शेयरिंग स्ट्रेस हो। फिर हमने देखा था 3 टाइप्स है स्ट्रेस के, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, जब किसी बॉडी की आप लंबाई चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और उस वक्त बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कहलाता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। जब किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और उस वक्त जो उस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है उसे कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, जब किसी बॉडी का आप वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और उस वक्त जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेस। इज़ इट? फिर आया था स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी बॉडी का हम लोग चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, रेशियो लेते हैं कि डायमेंशन में जो बदलाव आया वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेन। जैसे फॉर एन एग्जांपल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब शेयरिंग स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, lateral displacement of any layer upon the distance from the fixed layer. Lateral displacement of any layer upon the distance from fixed layer, या फिर आप tan थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल रहा तो ओनली थीटा से भी काम चल जाएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद हम लोग ने देखे था इलास्टिक, क्या था वो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में ये कहा गया था विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। आपने बेटा वो डायग्राम गलत ड्रॉ कर डाले, वो नीचे बिहेवियर ऑफ वायर अंडर द इंक्रीजिंग लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का आपने एक गलती, बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे। जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने ये बताया था ये ग्राफ सीधा जाएगा, थोड़ा एक पॉइंट तक जाता है जिसको अपन कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इसे क्या कहते हैं आप, इलास्टिक लिमिट तक के सीधा जाता है ना। फिर उसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस का थोड़ा कर्व ऐसा फ्लैट हो जाता है, वो नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें एकदम फ्लैट होता है, स्ट्रेस डज नॉट इंक्रीज, स्ट्रेन बढ़ता है मगर स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता, इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। फिर उसके बाद देखो आप स्ट्रेन और बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता है, और फिर एक मैक्सिमम लेवल आता है स्ट्रेस का जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। फिर उसके बाद ये इस तरह से नीचे आता है और ये आता है ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तुमने क्या कर दिया मालूम क्या, ये जो है नीचे तुमने ये लाया, उसको तुमने यूं लाकर यूं लेकर आ गए, वो गलत हो गया। ये नीचे नहीं आता हूँ, वहाँ से फ्लैट रह जाता है, फ्लैट से फिर ऊपर जाता है, तो कंसेप्चुअली वो गलत हो गया वो ग्राफ।
सही करो उसको। तो यहाँ पर ये जो आपने देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें सारे पॉइंट्स क्या क्या मेंशन करते हैं हमको वो देखना है। ओ से लेकर ए तक का पार्ट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है ना, इस ए को मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं। और फिर ये देखो यहाँ पे जब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फ्लैट हो जाता है कर्व, है ना, मतलब स्ट्रेन तो आगे बढ़ेगा मगर स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं, तो उसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। और उस वक्त स्ट्रेस जो होता है यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। फिर उसके बाद आपने स्ट्रेन और बढ़ाया तो आप देखते हैं कि स्ट्रेस भी थोड़ा सा बढ़ता है ना, मगर वहाँ पर नेक फॉर्मेशन आ जाता है वायर के अंदर, मतलब कमज़ोर हिस्सा टूटने की कागार पे आ जाता है, और हम लोग कहते हैं कि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई। और अगर आपने और भी ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ा दिया तो अब स्ट्रेस कम हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपका टूट जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था इलास्टिक मॉड्यूलाई। 3 टाइप के इलास्टिक मॉड्यूलाई थे, क्या क्या थे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस। बल्क यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, उसे यंग्स मॉड्यूलस कहा गया है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को क्या कहा गया है, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को क्या कहा गया है, कंप्रेसिबिलिटी। फिर उसके बाद आता है शेयरिंग शेयर मॉड्यूलस, तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इसे कहते हैं हम लोग शेयर मॉड्यूलस। और हम आज जो देखने वाले हैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पूरा फोकस सब लोग इधर रखें, कोई बातों में इन्वॉल्व ना रहे। A structural steel rod has a radius of 10 millimeters and length of 1.0 meters. 100 kilonewton force stretches it along its length. Calculate, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको स्ट्रेस, दूसरा कैलकुलेट करना है इलॉन्गेशन एंड तीसरा स्ट्रेन ऑन द रॉड, स्ट्रेन ऑन द रॉड, फुल स्टॉप। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रक्चरल steel is 2.0 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नॉट, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा दिया हुआ है। तो क्या क्या है, चलो सबसे पहले अपन, जैसे कि मैंने कहा था पहले लिस्ट बनाओ क्या क्या दिया हुआ है। आपको रेडियस दिया गया है 10 mm, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर्स में, 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लेंथ दिया है ऑफ वायर 1.0 मीटर्स,
और आपने जो फोर्स लगाया है इट इज़ 100 किलो न्यूटन विच कैन बी रिटन एज 10⁵ न्यूटन। और आपको क्या क्या पता लगाना है? सबसे पहले तो पता लगाना है स्ट्रेस, फिर इलोंगेशन यानी डेल्टा एल, और बाद में पता लगाना है स्ट्रेन। एक और चीज़ आपको दिया गया है वो है यंग्स मॉडुलस 2.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम चलो सभी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वैसे तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मगर स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त हम डीफॉर्मिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डीफॉर्मिंग फोर्स कितना लगा था उसके पर? 100 किलो न्यूटन्स का लगा था। तो मैं सिंपली F अपॉन A करके लिखूँगा, तो वो हो जाएगा 10⁵ अपॉन πr² यानी कि 10⁵ अपॉन 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻4 है ना, 10⁻⁻4। रेडियस बोले तो कितना है? 10⁻⁻2 है ना, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻⁻4 ही होगा। ओके, अब ये -4 ऊपर चला जाएगा तो 1/3.14 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपका 1/3.14 कितना होता है? तो मैंने आपको कई बार बोला है कि इसकी वैल्यू याद रखना, 3.187 होता है 1/π, ये वैल्यू याद रखिएगा 3.187 होता है, 0.3187 होता है, ये वैल्यू याद रखिएगा 0.3187 होता है। तो अब ये हो जाएगा 0.3187 इंटू 10⁻9। एक दो डिजिट आगे सरका दीजिए, एक डिजिट आगे सरका दीजिए बस। 3.187 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is your first answer, that is stress is 3.187 into 10⁸. Let me check the answer. Is it correct? Yes, it is correct. 3.187 into 10⁻, not minus, plus. ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। अब अपने को अगला जो निकालना है वो है आपका डेल्टा एल। मगर डेल्टा एल निकालने के पहले मैं एक काम करूँगा, पहले स्ट्रेन निकाल लूँगा। वो मेरे लिए मुझे लग रहा है ऐसा कि ज़्यादा आसान होगा स्ट्रेन निकालना, क्योंकि आपका बेसिकली यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भैया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बाय डेफिनेशन यही होता है ना यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस है क्या? द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तो तुम्हारे पास पहले से है 2 इंटू 10⁻11। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तुमने ताज़ा अभी अभी कैलकुलेट किए। अब ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तुम्हारे को निकल जाएगा। फिर मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि कितना है 3.187 इंटू 10⁸ अपॉन आपका यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11। कैलकुलेट करिए कितना आएगा आंसर। हम्म 3.187 डिवाइडेड बाय 2। फास्ट डिवीजन करो। 1.59 और 10 क्या हो जाएगा -3 है ना, फिर 9 10 11 ऊपर जाके -3 यानी कि 1.59 मिलीमीटर्स। 1.59 मिलीमीटर्स ये है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये सी वैल्यू आ गया आपका। अब ऐसा है कि स्ट्रेन आ गया, अब इलोंगेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, जब मुझे बी वैल्यू कैलकुलेट करना रहा तो स्ट्रेन को आप क्या लिखेंगे? वो तो बोलते रहता है डेल्टा एल अपॉन एल।
therefore delta L is equals to L multiply by strain. तो L कितना है भाई, लेंथ ऑफ वायर 1 है ना, तो आपका 1.59 mm, वो भी उतना ही रहेगा, elongation 1.59 mm, सेम आंसर। कभी कभार स्ट्रेन को परसेंटेज में भी पूछता है वो, तो डेल्टा एल अपॉन एल को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, स्ट्रेन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो परसेंटेज इंक्रीज मिल जाता है वो, ये याद रखना मेरी बात। अगर किसी ने बोला व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, यानी तुमको सिंपली स्ट्रेन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है अभी। तो स्टील वायर, मैं सारे एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं मैं, और उतना ही करना काफ़ी हो जाएगा। स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 meters एंड क्रॉस सेक्शनल area 3.0 into 10 raised to power minus 5 meters square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meters and cross sectional area of 4.0 into 10 raised to power minus 5 meter square under a given load. Under a given load. First off, what is the ratio of Young's modulus? What is the ratio of Young's modulus of steel to that of कॉपर? ऊपर का डाला साले ने एनसीईआरटी में। बहुत आसान क्वेश्चन ये हो चुका है आपका। देखो कंडीशन, देखो यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि फोर्स सेम है। चलो देखो फटाफट क्या क्या दिया हुआ है आपको। स्टील वायर का लेंथ दिया हुआ है, तो मैं सफिक्स लगा के उसको लिखूंगा। लेंथ ऑफ स्टील वायर इज़ 4.7 मीटर्स, है ना, और उसका क्रॉस सेक्शनल दिया है एरिया स्टील वायर का 3 into 10 raised to power minus 5 मीटर स्क्वायर। नहीं फोर्स नहीं, सेम बोला उसने, क्या बोला, एंड स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर, और डेल्टा एल इन स्टील वायर इज सेम एज द डेल्टा एल ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, तो डेल्टा एल ऑफ स्टील इज सेम एज द डेल्टा एल ऑफ कॉपर। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर्स, ओके, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया
वो दिया हुआ है कॉपर वायर का 4.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड। अंडर अ गिवन लोड मतलब दोनों के लिए लोड कैसा है, सेम है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील वायर इज सेम एज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉपर वायर। तो द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर कितना होगा? बहुत आसान है यार, दोनों का फॉर्मूला लो यंग्स मॉडुलस का और दोनों का एक रेशियो ले लो, सेम चीज़ें हो जाएगी कैंसल, बाकी चीज़ें बची रहेगी। फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स का स्किल है जो हमको मालूम है तुम बहुत महारत नहीं है है ना, गुड़ गोबर वाला मामला है वहाँ पे। तो भैया देखो अब ऐसा है कि हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। सही है ना कि मैंने गलत लिख दिया? F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, सही है। अब ऐसा है कि ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप स्टील के लिए भी लिखेंगे और ये फॉर्मूला आप कॉपर के लिए भी लिखेंगे और उसका लेंगे रेशियो, तो वो हो जाएगा Fs अपॉन Fc, Ls अपॉन Lc, AC ओ इक्वल टू क्यों लिख रहा है बार बार, AC अपॉन AS और डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS। रेशियो ले रहे हैं ना अपन, ठीक है। फिर आगे क्या, कुछ चीज़ें इसमें सेम है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो गया सोहन, क्या बात है ना? आगे इतनी मुंडी झुका के किससे बात कर रहा? तो ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि वो सेम है। बस ये दो चीज़ें बच गई, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, LS अपॉन LC, अरे यार फिर वही बात, AC अपॉन AS। अब LS कितना है, 4.7 अपॉन 3.5 मल्टीप्लाई बाय AC कितना है 4.0 यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻5 और ये कितना है 3 इंटू 10 का पावर -5। अगेन ये 10 का पावर -5 कैंसिल हो गया, करो मल्टीप्लाई इनको। गिवन लोड, ये तो कम से कम साफ नजर आ रहा है यार, क्या बोलो अब मैं, चलो बताओगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4.7 क्या होता है? फोर मल्टीप्लाई बाय 4.7 18.8। या फिर मेरे दिमाग में एक नहीं, चलो जान दो, हाँ कितना आ रहा हो 18.8 अपॉन ये कितना हो रहा है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 10.5 ना, मतलब अप्रोक्सीमेशन में ये 1.83 आ जाएगा, है ना। मैंने क्या करा 10.5 को 10 पकड़ के चला, है ना, तो अप्रोक्सीमेशन में 1.83, क्योंकि वहाँ पर तो नीट में तो भाई अपने बोर्ड में है नहीं है, नीट के हिसाब से सोचो, तो वहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर पकड़ के देख लेना इसकी नियरेस्ट आंसर कौन सा है ना। वो 1.83 से थोड़ा सा छोटा होगा, 1.81 या 1.7879 कुछ होगा। एक बार देख तो 18.3 डिवाइडेड बाई 10.5 क्या था कैलकुलेटर से देख, 1.74 आ रहा है ना, तो 1.74 आ रहा हो, अप्रोक्सीमेशन में अपने को पता चल जाता हो। ठीक, लिखो फटाफट, चलो हाँ क्वेश्चन हो गया होगा सभी का, नहीं हुआ? अरे यार इतना स्लो, फटाफट फटाफट चलाओ। क्या बोल रहे? एसी? क्या बोले एसी?
figure shows a stress strain curve. Figure shows a stress, ए भाई शांति, curve for a given material. What are Young's modulus? कौन है वो होशियार? और सेकंड है अप्रॉक्सीमेट yield strength for this material. Yield strength for this material. Question mark. बातें नहीं, काम करता हूँ मैं। 8 सेक्शन है। Is 32. That is 5 8 of 40 हो जाएगा, 40 का और 2 इंच नीचे देना पड़ेगा। Five. Stress.
100, 150, 200, 250, 300, 350, 0 से जा रहा है और डायरेक्ट 0.002 और 150 पे कोइंसाइड हो रहा है, तो 150 पे कोइंसाइड हो रहा है। तक के तो ऐसा ग्राफ है ये, और इस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये दिया हुआ है। फिगर शोज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। बहुत इजी है, क्लास चल रही ना, और बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पर्टिकुलर स्ट्रेन पर देखो स्ट्रेस कितना है। जैसे अगर आप बाकी की सारी वैल्यूज देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट। हाँ, आप सिर्फ ये देखो, ये वाला पॉइंट, स्ट्रेन कितना है यहाँ पे 0.002, ओके, और उसी वक्त स्ट्रेस कितना है 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं अगर ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ तो मैं बोलूँगा ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या आएगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है आपका 150, कुछ आपको पावर दिया हुआ है क्या, आओ 10 रेज़ टू पावर 6 है 10 रेज़ टू पावर 6 में है, 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो स्ट्रेस है 150 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उस जगह पे स्ट्रेन कितना आ रहा है 0.002। अब डिजिट्स को आगे सरकाओ, 1 2 3, तो 150 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 -3 है करेक्ट। अब ये हो जाएगा 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया पहला आंसर, यंग्स मॉडुलस। और दूसरा सवाल पूछा उसने, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेट यानी मैक्सिमम स्ट्रेस, जहाँ तक वो इलास्टिक लिमिट मेंटेन रहती है। अगर आपने देखा होगा यहाँ तक इलास्टिक लिमिट मेंटेन थी, उसके बाद ये कर्व सीधा बढ़ा के आगे नहीं, वो तो बेंड हो गया ना, और अगर बेंड हो गया तो मतलब ये जो स्ट्रेस जहाँ पर जो भी आएगा वो मैक्सिमम रहेगा। अब उसने अप्रॉक्सीमेट बोला, तो अप्रॉक्सीमेट के लिए आप 300 पकड़ सकते हैं आप, है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या निकालना था आपको, मैक्सिमम स्ट्रेस यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ। आप वो डायग्राम को देखकर ही बोल सकते हैं कि भैया वो है 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में। और ये बराबर बनाना, देखो क्या करना कि बराबर इक्वल डिस्टेंस पे रखना, और इस पे से बनाओ कि आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन और ये वाले इस पे से जाना चाहिए, तो बराबर हो जाएगा वो। इसको ध्यान में रखते बनाओगे ना तो बराबर हो जाएगा, ये ग्राफ बराबर बनेगा। मैं जब तक अगला क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, two wires
of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and other made of brass are loaded as shown in figure. Are loaded as shown in figure. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1.0 meter. Full stop. Compute elongation of the steel and brass wire. Compute elongation of the steel and the brass wires. यहाँ दिया है 1.5 मीटर स्टील, ये मास आपको दिया गया है 4.0 किलोग्राम, 1.0 मीटर ब्रास और ये दिया गया है 6.0 किलोग्राम्स। हाँ, इसमें यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है इसका। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2.0 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर इस देखना पड़ेगा क्या आएगा। ब्रास वायर का यंग्स मॉडुलस यार बिना ब्रास वायर के यंग्स मॉडुलस के कैसे कैलकुलेट होगा, वो देना चाहिए था ना इसने। गूगल पे देख यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर, इसने दिया नहीं। तुमको दिए देगा मगर वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं छोड़ेगा तुमको, वो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे देगा वो। अब इसने दिया नहीं, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है वो वैल्यू, देना तो चाहिए था उसने। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर हाँ 10 into 10 raised to power 10, 1 into 10 raised to power 11, 1 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देगा, मेंशन करेगा वो आपको ऐसा। अब रख देंगे। अब अपने को ये कैलकुलेट करना है, तो पहले हम लोग एलोंगेशन स्टील का देखेंगे और बाद में देखेंगे ब्रास वायर का। क्या लगता है आपको, स्टील जो वायर है उसके नीचे कितना वज़न लटका हुआ है? स्टील वायर के नीचे कितना वज़न लटका हुआ है?
10 किलोग्राम्स, है ना, क्योंकि जो स्टील वायर है इसको दोनों का वजन संभालना पड़ रहा है, इसका भी वायर का, तो इस वायर का वजन तो हम लोग निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, ठीक है, और ब्रास वायर को सिर्फ 6 किलो का वजन संभालना पड़ रहा है। तो जब आप स्टील वायर का आप यंग्स मॉडुलस निकालो, सॉरी यंग्स मॉडुलस नहीं, क्या निकालना है, इलोंगेशन। तो जब स्टील वायर का आप इलोंगेशन निकालोगे तो उसके लिए F की वैल्यू 10 किलोग्राम वेट लोगे आप, यानी 100 न्यूटन, 10 इंटू 10 100 न्यूटन। तो देखते हैं अपन सॉल्यूशन में। फॉर स्टील वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर, लोड ऑन स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर, एरिया ऑफ स्टील वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है क्या, कि रेडियस दिया उसने, अरे यार रेडियस दिया है, डायमीटर दे दिया उसने, और डेल्टा एल ऑफ स्टील वायर। तो डेल्टा एल ऑफ स्टील वायर इज इक्वल्स टू एफ एस एल एस अपॉन पाई आर एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर। देखो अब मैं बोलूँगा एफ एस कितना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील वायर, वो है 10 किलोग्राम वेट। उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और अप्रॉक्सीमेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 100, तो वो हो जाएगा 100 न्यूटन्स। एल एस कितना है, 1.5 अपॉन पाई। अब आर एस का स्क्वायर, वो देखो तुमको डायमीटर दिया है 0.25, डायमीटर अगर 0.25 है तो इसका 0.25 का आधा कितना होता है, 0.125, और 0.125 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करो बाय हैंड, 0.125 का स्क्वायर क्या आएगा, नहीं बाय हैंड, रख दो इसको, रख अंदर क्या होता, हाँ रख तेरी जेब में। 0.125 का स्क्वायर कितना आ रहा, 25 नहीं 0.125 का स्क्वायर 0.25। आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको स्क्वायर बोला मैंने। 0.125 का स्क्वायर निकालो, जीरो पॉइंट 128 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻11। चेक कर ले भाई एक बार, 10⁻11। अब ऐसा है कि देख, ये 1/π तो 0.3187 होता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये हो जाएगा आपका 150, या फिर एक काम करता हूँ 1.5 का ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये 100 अलग, और ये 2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देख इसको 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा, देख 0.128 को, $0.256 0.256250 इंटू 10⁻11। इसको अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ेगा, इसको 0.256 लेना पड़ेगा अपने को। तो मतलब ये है कि 318.7 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मुझे इसे अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ेगा 0.256 इंटू 10⁻11। अब 0.256 ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.256 25 का स्क्वायर होता है, या 0.256 10 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 0.256 10 डिवाइडेड बाय 4 होता, 0.5 0.25 नहीं 2.5 होता, तो 10 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा
या फिर अप्रॉक्स में 0.25 ही ले लूँ तो उसको मैं अगर, चलो एक काम करते हैं, खेल लेते हैं, 318.7 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11। अब 0.25 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 318.7 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। आंसर कुछ अलग ही चाह रहा है यार। देख कैलकुलेशन कितना आ रहा, फोर मल्टीप्लाई बाय 1.5 6 हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करो 318.7 से, सिक्स को मल्टीप्लाई करो 318.7 से, अस्तगफिरुल्लाह। बोल कितना आ रहा, 2.2 -7 बताऊंगा इसके बारे में। और इसको अगर मैं 4 डिजिट अंदर भेजूँ, 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा 0.19 इंटू 10⁻³ मीटर्स, यानी कि 0.19 मिलीमीटर्स, 0.19 मिलीमीटर्स। अभी देखो ये चीज़ मैंने जोड़ा बाद में, अब ये क्यों जोड़ा, सेंटीमीटर में है ना वो, अगर इसको मैं मीटर में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, 0.25 इंटू 10⁻², और जब उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 10⁻⁴, -4 ऊपर गया +4 -7, 4 डिजिट अंदर भेजे, 0.19 मिलीमीटर। अब अगला वाला आप करेंगे, उसका होमवर्क है आपके लिए वो, इसमें क्या करना है, अब ये वाला वायर पकड़ना है, ब्रास वायर। ब्रास वायर के नीचे लोड कितना है, 6 किलोग्राम वेट, यानी 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। तो इसका कैपिटल एल है 1 मीटर। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर आपको दे दिया 1 इंटू 10⁻11, वेट उसका कितना आएगा, 6 किलोग्राम वेट। सेम प्रोसीजर फॉलो करना, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A copper wire of length 2.2 meters and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3.0 mm are connected end to end
are connected end to end, full stop. When stretched by a load comma the net elongation is found to be 0.70 mm, obtain the load applied. ठीक है, फिर यंग्स ब्रैकेट में देता हूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील का इतना है, कॉपर का इतना है। आपको एफ निकालना है और आपको कंपोजिट इंक्रीज इन लेंथ दिया हुआ है, मतलब मिलाकर दोनों का मिलाकर किसका कितना है वो नहीं बताया उसने, बस इतना बोलते दोनों को मिला के इतना इंक्रीज इन लेंथ हो रहा। देखो क्या क्या दिया हुआ लिखो क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.2 मीटर्स, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.6 मीटर्स। अच्छा ठीक है, दोनों का डायमीटर ऑफ कॉपर एंड डायमीटर ऑफ स्टील वायर 3.0 mm यानी 3 × 10⁻³ मीटर। और अगर मुझे रेडियस लेना पड़ा तो 1.5 × 10⁻³ मीटर्स। देखते डायमीटर से काम चलाते हैं। व्हेन द स्ट्रेच बाय द लोड द नेट इलोंगेशन इज, हाँ ये देखो ये खास नेट इलोंगेशन यानी कि डेल्टा LC प्लस डेल्टा LS, ये आपको दिया गया है 0.70 mm यानी कि 7 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स दिया गया। 7 × 10 ए भाई क्या है 7 × 10⁻⁴ मीटर्स। और तुमको क्या पता लगाना है, जितने बच्चे ना उतने भी गायब कर दूंगा मैं। फोर्स अप्लाइड निकालना है ना। आप ऐसा समझ के चलो कि एक रिजिड वायर था, उससे स्टील का वायर नीचे लटका हुआ था। पहले कौन था, कॉपर था, उसी से नीचे स्टील का वायर लटका हुआ था और दोनों को सेम लोड लटकाया हुआ। अब सेम लोड से दोनों का वजन क्या, अथवा दोनों का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया होगा। किसका कितना बड़ा वो नहीं बताया, दोनों का सीधा बैठो आप, दोनों का मिलाकर बोला कि भैया दोनों का मिलाकर कितना बड़ा 7 × 10⁻⁴ मीटर्स। अब कैसे करेंगे, देख इधर का हो गया लिखना। अब अपने को डेल्टा LC डेल्टा LS की वैल्यू दी गई है। आप जानते हो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F × L/A × डेल्टा L। इसका मतलब डेल्टा L का फॉर्मूला क्या रहेगा, F × L/A × Y, है ना।
तो जब मैं डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल एस अपॉन ए एस, या फिर लिखता हूँ मैं पाई आर एस का स्क्वायर इंटू वाई एस, एफ इंटू एल सी पाई आर सी, पहले सी है ना रे बाबा, हाँ, आर एस का स्क्वायर इंटू वाई एस। लेंथ क्या क्या दी हुआ है, 2.2 और 3.0। ओके, एरिया दोनों का सेम है क्या, दोनों का एरिया सेम है ना, दोनों का डायमीटर सेम है ना, बोथ ऑफ डायमीटर 3.0 mm, एरिया सेम आएगा। तो इसको एक काम करता हूँ, सी और एस निकाल लेता हूँ इसका, मतलब ये दोनों चीज़ कॉमन निकल जाती है, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर ये कॉमन निकलता, बचा क्या फिर, एल सी अपॉन वाई सी, एल एस अपॉन वाई एस, और ये क्या है, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस। अब डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस कितना दिया हुआ है तुमको, 7 इंटू 10⁻⁻⁴, एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 2, डी स्क्वायर अपॉन 4, रेडियस को d/2 लिखा, उसका d स्क्वायर बाय 4, एल सी अपॉन वाई सी, एल सी कितना है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.2, और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर कितना है 1.1 10⁻11, एल एस कितना है, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.6, और ये कितना है 2 इंटू 10⁻11। ओके, फिर ऐसा है, f इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में इधर ला लेता हूँ मैं, 2.2, देखो ये 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻11 प्लस ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻11 -11, है ना, और ये जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में थी वो डिवीजन में आ गई। फिर बाद f इज इक्वल्स टू पाई यानी कि 3.14, और d का स्क्वायर मतलब डायमीटर का स्क्वायर यानी कि जो कि कितना है 3 इंटू 10⁻⁴ यानी 9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2.8 इंटू 10⁻⁻11, 2.8 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, तो 7 1 ज़ा 7 0.4 ज़ा 2.8, और अब देखो फिर f इज इक्वल्स टू 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होता। कितना हो रहा, 28.26 ये ना 28.26 10⁻⁻12 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻11 28.26
अपॉन 1.6 इंटू 1 इनका पावर -1। आंसर क्या है रे भाई? नहीं यार, आंसर तो 1.8 इंटू 10⁻² है। चल निकल, लाया मॉड्यूल, निकल फिर। रेहान देख इसका आंसर क्या आ रहा? नहीं आ रहा आंसर यार। असल में आंसर आना चाहिए 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। दिस शुड बी द आंसर। गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ये 7 हो जाएगा, ये 0.8 इंटू 10⁻⁻11 2.8 हो गया। पाई डी स्क्वायर बाई r/2 डी स्क्वायर बाय रेडियस को डाल। ये -4 कहाँ से हो गया? -6 होना ना, 9 इंटू 10⁻⁻6 होना था। डायमीटर कितना है? 3 mm है ना, तो 10⁻⁻⁻6 फिर -4, फिर ये होता था -10 +1। अब देखो तो क्या आ रहा कैलकुलेशन ये? (28.26) कैलकुलेटर से देख, टाइम नहीं है, चल। (28.26) डिवाइडेड बाय 1.6 17.6 इंटू 10⁻1, मतलब वो 18 इंटू 10⁻1 आ रहा है ना अप्रॉक्सीमेट। हाँ बराबर है ना, 1.8 इंटू 10⁻²। अप्रॉक्सीमेट में आया वो 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन है ना। ऊपर से अपन ने स्मॉल जी की वैल्यू उसमें, अच्छा स्मॉल जी तो डाले ही नहीं अपन ने इसमें, तो ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन है 1.8 इंटू 10। तो उसमें क्या किया अपन ने? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था, इधर ध्यान दो, बाहर भेज दूंगा इसमें। डेल्टा एल का फॉर्मूला ऐसा बना, अपने को मालूम है डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस का वैल्यू अपने पास है, तो अपन डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस का फॉर्मूला डाल देंगे, है ना। फिर आगे क्या किया मैंने देखा चीज़ें कॉमन क्या क्या है। फोर्स कॉमन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमन है, तो फोर्स और एरिया को बाहर निकाल लिया, इसको रहने दिया। रेडियस को मैं लिख रहा हूँ d/2, रेडियस को लिख रहा हूँ डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस का स्क्वायर यानी d²/4 लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब ये वैल्यूज डाला मैंने इनके, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, f को छोड़ के सबको उधर ट्रांसफर करूँगा। f ये 7 इंटू 10⁻⁻4 है, पाई d²/4 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो पाई d²/4 आ गया इधर। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में f के साथ वो नीचे आ जाएगा डिवीजन में, मगर यहाँ ट्रांसफर करने से पहले इसको सॉल्व कर लो। 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻11। 1.6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 10⁻⁻11 है ना। 1.16/2 8 होता है, तो ये 0.8 इंटू 10⁻⁻11। 10 का पावर -11 कॉमन निकाल, 2 और 0.8 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 2.8। अब ये 4 आ गया नीचे, ओके, और ये 2.8 इधर आ गया। हाँ, ये d का मैंने क्या लिखा देख इधर, d कितना है आपका, डायमीटर कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻3, तो मैंने उसका स्क्वायर किया तो 9 इंटू 10⁻⁻6। अब फिर आगे क्या हुआ, अपन ने क्या किया फिर, -6 और -4 को क्या लिखे? -10, और इसको काटे इसके साथ तो 0.4, तो देखिए -10 इधर आया, ये 0.4 और 4 मिलके 1.6 हो गया। 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 28.26 हो गया। अब 28.26 को 1.6 से डिवाइड कर तो 17.66, ये -11 को ऊपर ले जाए तो +11 बचेगा क्या? 10 का पावर 1, तो बचा क्या? 17.66, जिसको आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 18 इंटू 10⁻1 यानी 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। न्यूमेरिकल्स हुए नहीं अभी, बाकी कल ले लेंगे। ले उठा बेटा।